एक अंधी लड़की के साथ हो जाती है रेप की घटना। इसलिए वो उस गुनहगार को सजा दिलवाने के लिए पहुंच जाती है कोर्ट। लेकिन ये केस इतना पेचीदा बन जाता है कि गुनहगार को सजा मिलना मुश्किल लग रहा था। तो कैसे एक वकील इस मुश्किल केस को सॉल्व करेगा और क्या वो उस अपराधी लड़के को सजा दिलाकर उस लड़की को न्याय दिला पाएगा, यही देखेंगे हम आज की कहानी में। तो दोस्तों, आज का मिस्ट्री केस आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है सारा। हम देखते हैं कि उनके घर पर पुलिस आई हुई थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सारा के साथ किसी ने रेप किया है और सारा बेचारी अंधी भी है। उसके बाद पुलिस सीधा सारा को जांच के लिए ले जाती है और यहाँ पर डॉक्टर सैंपल लेने के बाद उसे वहां से भेज दिया जाता है। इसके बाद सारा एक पब्लिक लॉयर के पास जाती है जो इसका केस अब तैयार करने वाली थी। सारा अपने साथ हुई पूरी घटना उस लॉयर को बता देती है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि सारा अंधी थी, तो अब वो अपराधी को कैसे पहचानेगी। और उसके माता पिता भी यही सोचकर बहुत परेशान हो रहे थे। अब रात के समय में सारा अपने रूम को लॉक करती है और जब सुबह पुलिस को अपने घर पर बुलाती है तो पुलिस देखती है कि जिस लड़के ने सारा के साथ बुरा काम किया था उस लड़के के चेहरे का मॉडल सारा ने बना लिया था, जिसे देखकर पुलिस भी शॉक रह जाती है। और वो सारा के पिता मोहम्मद से पूछते हैं कि क्या सच में ये तुम्हारी बेटी ने बनाया है, और उसके पिता बताते हैं कि हाँ, सारा को मॉडल बनाना आता है। जब वो सब कुछ देख सकती थी तब उसने मॉडल बनाना सीखा था। लेकिन यहाँ पर एक पुलिस वाला पूछता है कि सारा ने कुछ देखा ही नहीं तो उसने ये मॉडल कैसे बनाया। इस पर सारा कहती है कि जब वो लड़का मेरे साथ गंदा काम कर रहा था तब मैंने अपने हाथों से उसका चेहरा छूकर देखा था। उसके बाद सारा के पिता बताते हैं कि ये स्टैचू की तरह दिखने वाला लड़का ये घटना होने से पहले हमारे पास पड़ोसी का एड्रेस पूछने के लिए आया था। इसीलिए अब पुलिस वाले उनके पड़ोसी विनोद से पूछताछ करने के लिए चले जाते हैं। विनोद पुलिस वालों को बताता है कि ये मेरा दोस्त माइकल है जो कि मुझे अपनी शादी में इनवाइट करने के लिए यहाँ पर आया था और वो आज ही यहाँ से जा रहा है। इसलिए अब पुलिस तुरंत ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और वहां पर माइकल को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं सारा के सामने कई लड़कों को खड़ा किया जाता है और सारा उन लड़कों के चेहरे को छूकर पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी माइकल के चेहरे को छूते ही सारा उसे पहचान लेती है कि इसी ने उसके साथ गलत काम किया है। इसलिए वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये वही लड़का है। उसके बाद पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं और सारे न्यूज चैनल पर यह खबर फैल जाती है कि एक अंधी लड़की के साथ जिसने रेप किया वो लड़का पकड़ा गया है। उसका नाम माइकल जोसेफ है और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन क्रिस्टोफर जोसेफ का बेटा है। ये न्यूज सारा के माता पिता भी देख रहे थे और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ इसी न्यूज को सुनते हुए एक औरत अपने बेटे से कहती है कि ये तो उसको उसके कर्मों की सजा मिल रही है। और दोस्तों, ये औरत और कोई नहीं बल्कि सारा के पिता मोहम्मद की पहली पत्नी है। उसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टोफर जोसेफ और उसकी पत्नी सीधा तिरुवनंतपुरम पहुंच जाते हैं अपने बेटे माइकल को बचाने के लिए। वो दोनों पुलिस स्टेशन जाकर माइकल से मिलते हैं और उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। क्रिस्टोफर उसे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने उस लड़की के साथ ऐसा गलत काम क्यों किया, और अब इस घटना के कारण जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर माइकल को तो जरा से भी शर्म नहीं थी, उसे थोड़ा सा भी गिल्टी महसूस नहीं हो रहा था। उसके बाद माइकल की माँ अपने पति क्रिस्टोफर से कहती है कि कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लो, और क्रिस्टोफर भी अपने बेटे माइकल को बचाने के लिए वहां के जाने माने और सबसे बड़े वकील राजशेखर को इस केस को हैंडल करने के लिए बुला लेता है। उसके बाद हम राजशेखर और उसकी बेटी पूर्णिमा को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस तरह से राजशेखर एक बहुत बड़ा वकील है उसी तरह से उसकी बेटी पूर्णिमा भी बहुत फेमस वकील है। अब यहाँ पर ये सारी घटना क्रिस्टोफर राजशेखर को बताता है और उसे कहता है कि माइकल को अगर बेल नहीं मिली तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। अब ये सुनते ही राजशेखर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद राजशेखर उसे बताता है कि मैंने इस केस पर स्टडी की है तो मुझे पता चला है कि उस लड़की के पिता ने 2 शादियां की है जिससे पहले से उसे 2 बेटे हैं और हम उसका इस्तेमाल करके इस केस को सुलझा लेंगे।
उसके बाद राजशेखर उन दो लड़कों को अपने पास बुला लेता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तुम अपने बाप को ये केस वापस लेने के लिए कहो। उसके बाद हम देखते हैं वो दो लड़के मोहम्मद के पास चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें भी सारा की चिंता है, लेकिन इस केस से किसी को भी फायदा नहीं होगा क्योंकि माइकल के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर आप ये केस वापस लोगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब ये सुनते ही सारा अपने सौतेले भाइयों पर भड़क जाती है और उनसे कहती है कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं होगा। उसके बाद मोहम्मद उन दोनों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। अब वो दोनों लड़के सारी बात राजशेखर को फोन पर बताते हैं और राजशेखर उन्हें कहता है कि तुम लोग ऐसा करो, तुम वहां पर मीडिया को बुला लो ताकि उस लड़की की बदनामी हो जाए और डर के कारण वो केस वापस ले लेंगे। अब वो दोनों लड़के वैसा ही करते हैं और सारे मीडिया वाले उनके घर पर पहुंच जाते हैं। अब मीडिया के बारे में पुलिस वालों को पता चल जाता है, इसीलिए पुलिस वाले मोहम्मद से कहते हैं कि ये मीडिया वाले तुम्हारे घर के बाहर कैसे आ गई, तुम सभी लोग इनसे थोड़ा दूर ही रहना क्योंकि अब ये केस राजशेखर के हाथ में है जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों अगले दिन सारा का केस शुरू हो जाता है और कोर्ट में बहुत सारे लोग सिर्फ राजशेखर को ही देखने के लिए आए थे क्योंकि वो वहां का सबसे बड़ा वकील है। अब राजशेखर अपने मुद्दे को रखते हुए बात को ही घुमा देता है और कहता है कि जब ये लड़की अंधी है तो उसने मॉडल कैसे बनाया। उसके बाद जज सारा के वकील से सवाल जवाब करने लगते हैं तो यहाँ पर सारा का वकील राजशेखर को देखकर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा जाता है और वो राजशेखर के सामने ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहा था और यहाँ पर राजशेखर एक के बाद एक अपने पॉइंट बताते जा रहा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इस केस को राजशेखर पहले ही ईयरिंग में जीत लेगा। तब ये सब कुछ देखकर सारा का वकील कहता है कि सबूत तो अभी अभी कलेक्ट किए जा रहे हैं और इस बात पर राजशेखर तुरंत ही कहता है कि कैसे सबूत, जांच में तो लड़के का सेमन भी पाया नहीं गया है। अब यहाँ पर कोई सबूत ना होने के कारण जज माइकल को बेल दे देते हैं और सारा का वकील बस ये सब कुछ देखते ही रह जाता है। अब उसके बाद घर पर सारा माइकल की बेल से बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। अब उसके बाद हम देखते हैं राजशेखर अपनी बेटी पूर्णिमा के साथ खाना खा रहा था जहाँ पर ये दोनों केस के बारे में ही बात कर रहे थे। यहाँ माइकल का सच जानकर पूर्णिमा उसे कहती है कि इस लड़के को तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन राजशेखर कहता है कि उसे कोई सजा नहीं दे सकता क्योंकि उसका पिता बहुत ज्यादा अमीर है और अगर हम इसका केस नहीं लड़ेंगे तो उसका बाप हमसे भी बहुत बड़ा वकील इस केस को सॉल्व करने के लिए लेकर आएगा। अब दोस्तों उसके बाद हम पुलिस वाले को देखते हैं जो कि मोहम्मद के पास बैठा हुआ था और वो उसे कहता है कि मैं आपको इंसाफ दिलाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस केस को बंद करने के लिए दबाया जा रहा है, लेकिन हम तुम्हारे केस के लिए एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एप्लीकेशन डालते हैं और मेरा होम मिनिस्टर के यहाँ पर कोई जानने वाला है और वही बंदा इस काम को तेजी से करवा सकता है। और अब मोहम्मद भी पुलिस वाला जैसा कहता है वैसा ही करता है। इसी के साथ वो पुलिस वाला मोहम्मद से ये भी कहता है कि अब तुम्हारे पास बहुत सारे वकील भी आएंगे इस केस को लेने के लिए। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला सही कह रहा था। मोहम्मद से मिलने के लिए बहुत सारे वकील आ जाते हैं जो कि उसे कहते हैं कि हमें ये केस दे दीजिए, हम पहले ही हियरिंग में इसे निपटा देंगे, लेकिन मोहम्मद किसी को भी ये केस नहीं देता। अब एक दिन पुलिस वाला रास्ते से जा रहा था, तब वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम है आहाना और ये लड़की समाज सेवा का काम करती थी और साथ में ये आहाना पुलिस वाले की अच्छी दोस्त भी थी। पुलिस वाला आहाना से पूछता है कि तुम्हारा दोस्त विजय मोहन कहाँ पर मिलेगा, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ और इसलिए आहाना पुलिस वाले को विजय मोहन के घर पर ले जाती है। उसके बाद दोस्तों जब विजय मोहन इस केस के बारे में सुनता है तो वो सीधा इस केस को लड़ने से ही मना कर देता है क्योंकि दोस्तों विजय मोहन ने कुछ सालों पहले ही केस लड़ना छोड़ दिया था और विजय मोहन उन दोनों से कहता है कि मैं केस को कैसे जीता जाता है ये सब कुछ भूल चुका हूँ, सॉरी मैं ये केस नहीं लड़ सकता। तब आहाना कहती है कि अच्छा सर ठीक है, आप बस मेरे साथ एक जगह पर चलिए और उसके बाद वही होगा जैसा आप डिसाइड करेंगे। और दोस्तों आहाना विजय मोहन को सारा के पास लेकर जाती है। पहले तो विजय मोहन उससे बात करने के लिए भी हिचकिचा रहा था, लेकिन सारा की मासूमियत देखकर वो उससे बात करता है और सारा उनसे कहती है कि सर प्लीज मुझे न्याय दिला दीजिए। अब सारा की बात सुनने के बाद विजय मोहन को भी हिम्मत आती है और वो ठान लेता है कि वो इस केस को लड़ेगा। अब दोस्तों अगले दिन सारा के पिताजी मोहम्मद पुलिस वाले से पूछते हैं कि
आप जिस वकील को लेकर आए हैं क्या वो मेरी बेटी को न्याय दिला पाएंगे? तब वो पुलिस वाला कहता है कि मैं जिस इंसान को लेकर आया हूँ ना, वो वकालत में सबका बाप है। लेकिन मोहम्मद कहता है कि फिर उन्होंने इतने सालों से एक भी केस क्यों नहीं लड़ा? तब उन्हें आहाना बताती है कि विजय मोहन जब शुरुआत में वकील बन रहे थे तब वो राजशेखर के अंडर ही जूनियर लॉयर बनकर काम करते थे और उनके साथ केस लड़कर जीतते भी थे। लेकिन उसके बाद जब राजशेखर की बेटी पूर्णिमा भी ज्वाइन हुई तो विजय मोहन और पूर्णिमा के बीच अफेयर शुरू हो गया और विजय मोहन तेजी से सभी केस जीतते भी जा रहे थे और उनकी कामयाबी राजशेखर को पसंद नहीं आ रही थी। राजशेखर सोचता है कि चेला गुरु से बड़ा बन रहा है। अब ऐसे ही किसी दिन जरूरी केस के डॉक्यूमेंट विजय मोहन से गुम हो गए, जिसके लिए उन्हें 5 साल के लिए बार काउंसलर से सस्पेंड कर दिया गया। और कुछ दिन बाद ये पता चला कि वो डॉक्यूमेंट गायब करने के पीछे राजशेखर का ही हाथ था और इसी वजह से पूर्णिमा भी विजय मोहन से दूर हो गई और उसने किसी बड़े वकील के साथ शादी कर ली। अब दोस्तों उसके बाद हम विजय मोहन को देखते हैं जो कि इस केस के बारे में ही सोच रहा था। तब वो न्यूज पर राजशेखर को देखता है। राजशेखर मीडिया से कह रहा था कि ये केस तो सिर्फ पैसे हड़पने के लिए किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अगले ही दिन से विजय मोहन इस केस की जांच पड़ताल के लिए निकल जाता है और वो हर चीज को बारीकी से देख रहा था जहां पर माइकल ने सारा के साथ वो गलत काम किया था। उसके बाद विजय मोहन उस मॉडल का फोटो पुलिस वाले से मांगता है, लेकिन पुलिस वाला उसे कहता है कि इस फाइल में तो फोटोज है ही नहीं। लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो नया ऑफिसर आया है उसने ही ये काम किया होगा। अब सारा की केस की तारीख आ जाती है और विजय मोहन तैयार होकर कोर्ट पहुंच जाता है। वहां पर आहाना की छोटी बहन भी आई थी और वो अभी अभी लॉयर बनी थी। आहाना विजय मोहन से कहती है कि मेरी बहन आपको असिस्ट करेगी और उसके बाद ये केस शुरू हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले सारा के घर में जो काम करने वाली बाई थी उसे बुलाया जाता है। उसका नाम होता है सीमा। सीमा बताती है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मालिक और उनकी बीवी बाहर किसी शादी में गए थे और मुझे भी बैंक में जाना था, इसलिए बाहर से गेट लॉक करके मैं बैंक चली गई थी। और जब मैं घर पर लौटी तो मैंने देखा कि सारा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उसके साथ किसी ने बुरा काम किया है। और मैंने तुरंत ही पुलिस को फोन किया और घर पर बुला लिया और तब तक मालिक भी आ चुके थे। उसके बाद राजशेखर सीमा को अपने सवालों में घुमाने लगता है और फिर वो उसे पूछता है कि तुम बैंक क्यों गई थी? तब सीमा बताती है कि मेरे घर के लोन के लिए, क्योंकि मेरे मालिक मोहम्मद का दोस्त बैंक में काम करता है और उनके कहने पर मुझे लोन मिलने वाला था। अब यहाँ पर राजशेखर बातों को घुमाता है और सारा शक मोहम्मद पर ही डाल देता है कि क्या पता मोहम्मद ने ही अपनी बेटी का रेप किया हो। और ये सुनकर कोर्ट में जितने भी लोग थे वो हैरान रह जाते हैं। उसके बाद विजय मोहन सारा की माँ को कटघरे में बुलाता है और उनसे पूछता है कि आपने माइकल को पहले कहाँ देखा? तब वो बताती है कि 26 तारीख को ये लड़का हमारे यहाँ पर एड्रेस पूछने के लिए आया था और यहाँ पर हम घर में शादी में जाने की बात कर रहे थे। उसके बाद वो अपने दोस्त के एड्रेस पर चला गया। इतना सुनते ही विजय मोहन कहता है कि माइकल ने पहले सारा को देखा और साथ ही उसने आपकी बातें भी सुनी, यानी कि आप कहीं बाहर जाने वाले हो। उसके बाद बारी आती है राजशेखर की, लेकिन राजशेखर तो उल्टा सारा की माँ पर ही इल्जाम लगाने लगता है कि तुम्हारा कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, तुमने तो एक शादीशुदा आदमी से शादी की, इससे बुरा तो क्या ही होगा। फिर वो पूछता है कि ये मोहम्मद की सगी बेटी है या नहीं, जिस पर वो बताती है कि नहीं, सारा के पैदा होने के बाद मैंने मोहम्मद से शादी की थी। और यहाँ पर राजशेखर उसे कहता है कि वो भी इसलिए क्योंकि मोहम्मद आपके पति से ज्यादा अमीर था, इसलिए ना, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये सुनकर सारा की माँ बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि बेवजह ही राजशेखर ने उसे सबके सामने जलील किया था। उसके बाद सारा के पिता मोहम्मद को कटघरे में बुलाया जाता है और राजशेखर उनसे अपने घिनौने सवाल पूछने लगता है और मोहम्मद को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। राजशेखर मोहम्मद से कहता है कि तुम अपने बीवी के साथ शादी में तो गए थे, लेकिन वो शादी बीच में ही छोड़कर तुम अपने घर पर आए थे और तुमने ही अपनी बेटी के साथ गलत काम किया। अब विजय मोहन इस बात पर ऑब्जेक्शन लेता है और समय खत्म होने की वजह से इस केस को अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। अब शाम को विजय मोहन सारा से मिलने के लिए चला जाता है और वो उसे कहता है कि राजशेखर तुम्हें अपने सवालों में फंसाने की कोशिश करेगा, इसीलिए तुम सारे सवालों का शांति से और सही जवाब देना और कुछ समझ ना आए तो चुप हो जाना, मैं तभी ऑब्जेक्शन ले लूंगा। अगले दिन हम देखते हैं सारा को कटघरे में बुलाया जाता है
और पहला ही सवाल ये होता है कि तुम ब्लाइंड कैसे हो गई। सारा बताती है आंखों की विंग्स में जो ब्लड सप्लाई होता है वो बंद होने के कारण मैं अंधी हो गई। अब उसके बाद विजय मोहन उसे पूछता है कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, और सारा बताती है कि उस दिन जब घर पर कोई भी नहीं था और मैं जैसे ही नहाकर बाहर आई तो किसी ने मेरे टॉवल को छीन लिया और मुझे तुरंत ही बेड पर गिरा दिया और मेरे गले को पकड़कर मुझे जान से मारने की धमकी दी और मैं घबरा कर चुप हो गई, जिसके बाद उसने मेरा रेप कर दिया। उसके बाद राजशेखर सारा से सवाल पूछता है कि तुमने ये मॉडल बनाना किससे सीखा, तो वो बताती है कि मुझे ये पापा ने सिखाया। फिर उसके बाद वो पूछता है कि तुमने वो मॉडल कैसे बनाया उसे बिना देखे। सारा बताती है कि मैंने उस समय उसका चेहरा छूकर देखा था। अब राजशेखर फिर से किसी तरह से बीच में मोहम्मद को हिलाता है और वो कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हारे साथ गलत काम किया हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विजय मोहन सारा को पहले से ही तैयार करके लाया था, इसलिए वो शांति से सारे सवालों के जवाब दे देती है। और ये सुनकर राजशेखर उसे कहता है कि बड़ी अजीब लड़की है जो अपने साथ बुरी घटना होते वक्त किसी का चेहरा छूकर देख रही थी, और वो कोर्ट से दोबारा से इस केस को एग्जामिन करने की बात कहता है क्योंकि मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर विजय मोहन उल्टा राजशेखर को ही सुना देता है और चुप करा देता है। अब उसके बाद ये लोग घर पर जा रहे थे, तब आहाना कहती है कि हम सारा के लिए सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाते हैं ताकि उसे जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली तारीख को राजशेखर को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और अब उसकी गैरहाजिरी में ये केस पूर्णिमा लड़ने के लिए आ जाती है। अब यहाँ पर विजय मोहन ने माइकल का दोस्त यानी कि सारा का पड़ोसी उसे गवाही देने के लिए बुलाया था, लेकिन वो लड़का जब माइकल को देखता है तो पलट जाता है और माइकल जब उसके घर पर आया था वो तारीख ही गलत बता देता है, जिससे कि यहाँ पर कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ठोस सबूत न मिलने की वजह से तारीख आगे चली जाती है। अब यहाँ पर सोशल मीडिया के कैंपेन के कारण हर जगह पर यह न्यूज फैल जाती है। उसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो कि बेल मिलने के कारण आराम से मजे कर रहा था। तभी माइकल को उसकी होने वाली बीवी का फोन आता है और वो उसे कहती है कि हमारी शादी होगी या नहीं ये तो अभी कंफर्म नहीं है। और यहाँ पर माइकल भी देखता है सोशल मीडिया पर हर जगह पर उसे ही गालियां दी जा रही थी। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा सारा के घर पर पहुंच जाता है और धमकाते हुए सारा से कहता है कि ये केस वापस ले ले वरना तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। अब अगले दिन ये मुद्दा विजय मोहन कोर्ट में छेड़ देता है और कहता है कि जब तक ये लड़का बाहर रहेगा सारा के साथ उसकी फैमिली भी सेफ नहीं है। लेकिन जज उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम इसे जेल में नहीं डाल सकते। उसके बाद इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों को बुलाया जाता है और यहाँ पर डॉक्टर भी बताती है कि जांच के दौरान सीमन नहीं मिला था, इसीलिए ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। उसके बाद जब पुलिस वाले को बुलाया जाता है तब वो पुलिस वाला सच बताता है कि जो मॉडल उसने बनाया था उसकी हमने ही हर तरफ से फोटो ली थी क्योंकि वो कभी भी टूट सकता था, लेकिन बाद में मुझसे ये केस ले लिया गया। तब पूर्णिमा उस पुलिस वाले से सवाल करती है और उल्टा उसी पर इल्जाम लगा देती है कि आपको पता था जिस पे आरोप लगे हैं उसकी शक्ल मॉडल से मैच नहीं हो रही थी, इसलिए आपने उस फोटो को डिलीट कर दिया। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि जब मैंने ये केस दूसरे ऑफिसर को दिया था तो तब उस फाइल में सभी फोटो मौजूद थे, लेकिन अब वो फोटो कहाँ पर है ये मुझे पता नहीं। और हम देखते हैं कि ये सुनते ही एक पुलिस वाला गर्दन नीचे कर लेता है, यानी कि दोस्तों ये फोटो छुपाने का काम उसी ने किया था। उसके बाद पूर्णिमा कहती है कि अच्छा ये बताइए जब लड़की ने वो मॉडल बनाया था तो क्या आप उसके सामने थे? तो वो कहता है कि नहीं, जिस पर पूर्णिमा कहती है कि देखा तो ये भी हो सकता है कि खुद मोहम्मद ने ही उस लड़के को फंसाने के लिए ये मॉडल बनाया हो। अब दोस्तों उसके बाद दूसरा पुलिस वाला अपना बयान देने के लिए आता है। वो कहता है कि जब मुझे ये केस मिला तो उस फाइल में फोटोज थी ही नहीं और ये केस फिर से यहाँ पर उलझ जाता है, जिसके बाद उन्हें फिर से अगली तारीख मिलती है। अब विजय मोहन अपनी फ्रेंड आहाना से कहता है कि उस दिन माइकल का फोन कहाँ पर था ये मुझे पता करके बताओ। और ये सभी लोग माइकल उस दिन कहाँ पर गया था उस जगह के फुटेज निकालने लगते हैं। साथ ही एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर माइकल अपने दोस्तों के साथ गया था वहाँ के एम्प्लॉय को भी उस रेस्टोरेंट का फुटेज दिखाने के लिए कहते हैं। तब वो उस फुटेज को देखते हैं और सारा के साथ जब ये गलत काम हुआ था उस टाइम पर माइकल अपने दोस्तों के साथ इस रेस्टोरेंट में था। और ये देखकर विजय मोहन के भी होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है।
फिर जब विजय मोहन माइकल की तरफ देखता है तो वो मुस्कुरा रहा था, यानी कि ये सब कुछ उसी का किया धरा था। उसके बाद विजय मोहन गुस्से से वहां से चला जाता है और अब वो शांति से उस फुटेज को फिर से देखने लगता है। तब उसे उसके अंदर कुछ मिलता है। फिर वो अगले ही दिन उस रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय के पास पहुंच जाता है, जहां पर पुलिस वाला उसे पीटते हुए कहता है कि तुमने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ क्यों की। और वो लड़का कहता है कि सर, मैंने ये किसी के डर की वजह से किया। और वो लड़का सारी बात उन्हें बता देता है। अब अगले दिन जब कोर्ट की तारीख होती है तो उसी आदमी को बुलाया जाता है और यहाँ पर विजय मोहन उस फुटेज को दोबारा से प्ले करता है और कहता है कि उस सीसीटीवी फुटेज के साथ किसी ने छेड़खानी की है, क्योंकि उस फुटेज के मिरर में देखा जाए तो वहाँ पर एक वेसल होता है जो अचानक ही गायब हो जाता है। और विजय मोहन ये भी बताता है कि उस रेस्टोरेंट में जब माइकल आया था तब इन लोगों ने उस वीडियो को एडिट किया और इन सब में ये आदमी मिला हुआ है। फिर वो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, मुझे तो ये सब राजशेखर ने कहा था। और फिर वो एक वीडियो दिखाने लगता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि राजशेखर खुद उस आदमी के साथ वीडियो को एडिट कर रहा था। फिर वो आदमी कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ये सभी लोग मुझ पर ही पलट सकते हैं, इसीलिए पहले से ही मैंने ये वीडियो बना कर रखी थी। अब सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के लिए राजशेखर के ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती है और उसे इस केस से हटाया जाता है और ये खबर तुरंत ही सभी जगह पर फैल जाती है, जिससे कि राजशेखर की बदनामी हो जाती है। उसके बाद इधर हम आहाना को देखते हैं। माइकल के बारे में उसे कुछ पता चला था और वो उसी जगह पर जा रही थी। और हम अगली तारीख को देखते हैं, राजशेखर को हटा दिया गया था, इसलिए अब पूर्णिमा इस केस को लड़ने के लिए आती है। हालांकि उसके साथ में राजशेखर भी होता है, लेकिन बस वो वहाँ पर मौजूद था, वो केस नहीं लड़ सकता था। अब यहाँ पर पूर्णिमा माइकल के सिम ऑपरेटर को कटघरे में बुलाती है और 27 तारीख को माइकल की लोकेशन कहाँ पर थी ये पूछती है। वो बताता है कि 27 की तारीख को सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक ये सिम तिरुवनंतपुरम से कंट्रोलर तक गया था। और इस बात पर पूर्णिमा कहती है कि यानी कि जब सारा के साथ रेप हुआ तब माइकल वहाँ पर था ही नहीं। उसके बाद विजय मोहन माइकल के ड्राइवर को कटघरे में बुलाता है और उससे पूछता है कि 27 तारीख को तुम सुबह कहाँ पर थे। तो वो कहता है कि मैं तो घर पर था। तब विजय मोहन कहता है कि लेकिन तुम्हारा नंबर और माइकल का नंबर तो 27 तारीख को एक साथ ट्रैवलिंग करते हुए दिखा रहा था, ऐसा क्यों भला। ये सुनकर वो ड्राइवर घबरा जाता है। तब तुरंत ही पूर्णिमा सवाल करने के लिए आती है और ड्राइवर को इशारा करती है कि हाँ, बस हाँ कहो। और वो ये प्रूफ कर देती है कि ड्राइवर ने माइकल के कार में अपना फोन रखकर भूल गया था। मतलब कितनी शातिर है ये पूर्णिमा। लेकिन विजय मोहन दोबारा से ड्राइवर के पास आता है और उसे कहता है कि लेकिन मेरे पास एक प्रूफ है, उस दिन माइकल नहीं तुम कार चला रहे थे और इसका सबूत हमारे पास कल तक आ जाएगा। और ये सुनने के बाद जज उन्हें कल की तारीख दे देते हैं। अब उसके अगले दिन हम कोर्ट में देखते हैं कि पूर्णिमा माइकल के दोस्तों को कटघरे में बुलाती है और उस दिन सारा के साथ जो बुरा हादसा हुआ उस दिन माइकल कहाँ पर था ये पूछती है। तो माइकल के सभी दोस्त बताते हैं कि माइकल तो हमारे साथ ही था, हम सभी लोग मिलकर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उसके बाद विजय मोहन माइकल के दोस्तों से सवाल जवाब करने लगता है कि मुझे ये बताओ माइकल ने उस दिन क्या पहना था और वो कौन सी गाड़ी में आया था। और ये सारे लोग आपस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या बताए। उसके बाद विजय मोहन कहता है कि इन सब से ऊपर मेरे पास एक एविडेंस है और वो माइकल की कार 27 तारीख को 12 बजे जिस कार के आगे से गुजरी थी उसका फुटेज जज को दिखाता है। उस फुटेज में वो कार माइकल नहीं बल्कि उसका ड्राइवर ही चला रहा था। और दोस्तों अब ये प्रूव हो जाता है कि माइकल अब तक झूठ बोल रहा था। इसी के साथ ही विजय मोहन एक रेप केस के डॉक्यूमेंट को जज को दे देता है कि ये केस भी माइकल के खिलाफ दर्ज हुआ था, लेकिन उसने अपने पैसों के दम पर इस केस को दबा दिया। और दोस्तों इस डॉक्यूमेंट के बारे में आहाना ने पता लगाया था। अब यहाँ पर पूर्णिमा कहती है कि माइकल और उसका ड्राइवर एक साथ थे। इस बात से ये प्रूफ नहीं हो जाता कि माइकल ही गुनहगार है। इसके बाद जज इस केस को आखिरी सुनवाई की तारीख दे देते हैं। अब विजय मोहन से सारा का पिता मोहम्मद आकर मिलता है और वो पूछता है कि जब आपने सारे सबूत दे दिए तो उसे फिर भी सजा क्यों नहीं मिल रही है। इस पर विजय मोहन कहते हैं कि हमारा कानून ऐसा ही है, हमें सारे सबूतों को इकट्ठा करके माइकल को गिल्टी फील करवाना होगा। अब दोस्तों कुछ दिन बाद फाइनल हियरिंग का टाइम आता है और यहाँ पर विजय मोहन पूरी कहानी जज को बताने लगता है कि सबसे पहले माइकल अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था, लेकिन जब उसे अपने दोस्त के घर का पता नहीं मिला इसीलिए वो पड़ोसियों से पता पूछने के लिए गया।
और वहाँ पर उसने पहली बार सारा को देखा। उसके बाद उसने मोहम्मद और उसकी पत्नी की बातें सुन ली कि वो दोपहर के बाद शादी में जा रहे हैं। इसीलिए वो अपने दोस्त के घर पर चला गया और इन सब के घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगा। तभी उसने अपने ड्राइवर को कॉल करके दूसरी कार से आने के लिए कहा। और जैसे ही माइकल का दोस्त अपने घर से निकला, तब माइकल ने भी अपने ड्राइवर के साथ कार को बदल लिया और अपना फोन ड्राइवर की कार में रखकर उसे सीधा कंटलूर जाने के लिए कहा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही सारा का पूरा घर खाली हो गया और सब लोग वहाँ से चले गए, तो वो छत के दरवाजे से सारा के घर के अंदर पहुंचा और उसने बिना कुछ सबूत छोड़े सारा का रेप कर दिया। तब सारा को कुछ भी समझ नहीं आया और वो अंधी होने की वजह से वहाँ से भाग भी नहीं पाई। इसलिए सारा ने उसका चेहरा छूकर देखा ताकि बाद में सबूत के तौर पर वो उसका मॉडल बना सके और गुनहगार को पहचानने में आसानी हो। और सारा के गुनहगार को पहचानने के बाद भी यहाँ पर सभी लोग उस गुनहगार को बचाने में लगे हुए हैं। तभी पूर्णिमा उठकर कहती है कि यहाँ तो सिर्फ सबूत चलते हैं और वो विजय मोहन के सारे सबूतों को गलत ठहरा देती है। और अगर सारा ने ही वो सच में मॉडल बनाया था, तो क्या वो एक बार फिर से किसी का छूकर मॉडल बना सकती है? और सारा भी इसके लिए मान जाती है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त थी, सारा को फेस छूने के लिए सिर्फ 5 मिनट दिए जाएंगे। और यहाँ पर पूर्णिमा इस काम के लिए अपने पापा को भेजती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारा और राजशेखर अकेले में बैठे थे, जहाँ पर सारा उसके चेहरे को छूकर मेजर कर रही थी। लेकिन ये राजशेखर यहाँ पर भी गेम खेलना नहीं छोड़ता और वो सारा को बार बार उसके रेप की याद दिलाता है ताकि उसका ध्यान भटका रहे और वो मेजरमेंट अच्छी तरह से ना ले पाए। और अब 5 मिनट खत्म हो जाते हैं और राजशेखर उठकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सारा मॉडल बनाना शुरू कर देती है और यहाँ पर बाहर मीडिया भी खड़ी थी, जो सारा के बाहर आने का इंतजार कर रही थी कि वो मॉडल बना पाती है या नहीं। उसके बाद 6 घंटे बीत जाते हैं और कोर्ट केस फिर से शुरू हो जाता है और फाइनली सारा ने बनाया हुआ मॉडल कोर्ट में लाया जाता है, जहां पर हम भी देख पाते हैं कि सारा ने बिल्कुल राजशेखर जैसा ही मॉडल बनाया था। और अब यहाँ पर जज को मानना ही पड़ता है कि सारा सच बोल रही थी। उसके बाद जज माइकल को उम्र कैद की सजा सुना देते हैं और सारा विजय मोहन को इंसाफ दिलाने के लिए धन्यवाद कहती है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।